नदी में ससुराल। माँ जी कैसा घर है ये? यहाँ पर ना ढंग से धूप आती है ना हवा, पूरा घर सीलन की महक से बदबू दे रहा है। आखिर कब तक रहेंगे पतली सी गली की तंग से मकान में हम लोग? अरे बेटा, अब शहर में तो ऐसे ही छोटे मकान में गुजारा करना पड़ता है। बड़ा घर चाहिए तो चलो गांव में दिला देते तुमको बड़ा घर, फिर वहाँ ना सीलन की बदबू आएगी ना हवा पानी की कोई दिक्कत होगी। अब तुम सोच लो, गांव में गुजारा हो सकता है तुम्हारा? माँ जी ये अच्छा तरीका है मुंह बंद करने का। जानबूझकर आप गांव का नाम देती हैं ताकि उसके आगे मैं कुछ कहूँ ही ना। लेकिन आप खुद ही देखिए ना, इस सीलन और बदबूदार मकान में कितनी दिक्कत हो रही है हमें। देख बहू, तू ना रोज़ रोज़ ये रोना लेकर मत बैठा कर मेरे सामने। अरे परेशान हो गई हूँ तेरी बातें सुन सुन के। शाम को तेरा पति आएगा ना, उसका दिमाग चाटना। उसकी जेब में पैसे हो तो वो ले ले तेरे लिए नया मकान, हमारे पास पैसे ना आए भाई। शाम के समय। विजय आखिर कब तक इस मकान में पड़े रहेंगे हम लोग? पिछले 5 साल से यही सुनती आ रही हूँ मैं, अगले साल मकान लेंगे, अगले साल मकान लेंगे। लेकिन ये अगला साल तो जैसे आ ही नहीं रहा। देखो स्नेहा, इस मकान में कोई खराबी नहीं है। खराबी बस तुम्हारे मन में हो गई है। तुमने अपने मन में ये बात बिठा ली है कि इस मकान में रहने से तुम्हें दिक्कत है। वरना आज भी मैं मकान किराए पर देने की बात करूँ ना तो सुबह तक 4 किराएदार खड़े मिलेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज़ होती है उसे उसकी कदर नहीं होती। शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में मकान है हमारा। जानती भी हो यहाँ की प्रॉपर्टी का रेट कितना है। प्राइम लोकेशन है, इसीलिए यहाँ इतनी भीड़ भाड़ है। अब तुम कहो तो जंगल में तुम्हें मकान दिलवा दूँ, वहाँ पर बना लेना बंगला। लेकिन ऐसी जगह भी रहने का क्या फ़ायदा जो इंसान की शक्ल देखने के लिए तरस जाओ और कोई सुख सुविधा ही ना हो। अरे मुझे क्या करना है सुख सुविधा का? सारी ज़िंदगी तो घर में बर्तन मांज कर निकली जा रही है मेरी, और वो घर भी ढंग का नहीं है तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो गई ना। आप लोग तो सुबह सुबह बैग उठाकर निकल जाते हो, आपको फ़र्क ही कहाँ पड़ता है? फ़र्क तो हमारे जैसे हाउसवाइफ को पड़ता है, जिन्हें अपनी सारी ज़िंदगी इन 4 दीवारों के बीच में रहकर बितानी होती है। पत्नी के रोज़ रोज़ के तानों से परेशान होकर विजय एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है। अरे भाई साहब, आपको आपके बजट में थोड़ा बड़ा मकान चाहिए ना, तो देखिए एक सजेशन है मेरे पास। नदी के उस पार प्लॉटिंग हो रही है। मेरी मानिए तो आप भी अपना प्लॉट बुक करवा लीजिए वहाँ, और फिर जैसे मन करे वैसा मकान बनवाइए अपनी पसंद का। 1 मंजिला 2 मंजिला सब आपकी मर्जी। अरे चांदी चांदी हो जाएगी आपकी। और भाभी जी को शिकायत है ना छोटे मकान पतले गलियों की, वो समस्या अभी भी नहीं रहेगी। घर के सामने नदी है, ठंडी ताज़ी हवा आएगी, सीलन और बदबू की तो गुंजाइश ही नहीं है। अब आप खुद सोच कर बताइए, शाहरुख खान ने समुद्र के सामने बंगला बनाया है। जानते हैं कितने करोड़ का है आज उसका बंगला? आज आप रिवर फेसिंग मकान बनाएंगे ना तो कल को करोड़ों में खेलेंगे, करोड़ों में। प्रॉपर्टी डीलर की बात सुनकर विजय बड़ा खुश हो जाता है और अगले ही दिन माँ और पत्नी को लेकर नदी के किनारे वाली ज़मीन देखने के लिए पहुंच जाता है। नदी किनारे पहुंचकर, अरे भाई साहब, ये तो नदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया आपने। ज़मीन कहाँ है? ठहरिए भाई साहब, आपका प्लॉट नदी के उस पार है। देखिए वैसे तो नदी के उस पार जाने के लिए एक और रास्ता भी है, लेकिन वहाँ से जाने में आपको इसलिए शॉर्टकट के तौर पर ना हम लोग बोट से नदी पार करेंगे और बस सामने ही तो है आपका प्लॉट। अरे ये नास पीटा एजेंट कहाँ ले आया हमें? अब क्या रोज़ नदी में बैठकर चप्पू चलाते हुए उस पार जाया करेंगे हम लोग? अरे माँ, तुम्हें चप्पू चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख नहीं रही हो, नदी में बोट चल रही है। 10 रुपया देकर आराम से बोट में बैठो और 5 मिनट के अंदर नदी पार कर लो। भाई इसमें दिक्कत भी क्या है? प्लॉट पर पहुंचकर, देख लीजिए आंटी जी, इससे बढ़िया प्लॉट आपको पूरे शहर में कहीं मिल जाए तो आप मेरा नाम बदल देना। आपके बजट से भी आधे में आपको प्लॉट दिलवा रहा हूँ। और लोकेशन देखिए, घर के सामने नदी बह रही है, आपको शुद्ध और ताज़ी हवा मिलेगी। अरे लोग तरसते हैं ऐसी जगह पर रहने के लिए। पूरी रिश्तेदारी में नाम हो जाएगा आपका। आप जानती है, ऐसी लोकेशन ज़्यादा दिन खाली नहीं रहती। ये होटल वाले लपक लेते हैं और रिवर फेसिंग होटल बनाते। एक एक कमरे का 1000 रुपया मिलता है उनको। समझ रही है ना आप? बात तो बिल्कुल ठीक है। देखो ना विजय, घर के सामने नदी बह रही है, वाकई बड़ी अनोखी जगह है ये। क्या कहते हो, ले क्या ये प्लॉट? बढ़िया 2 मंजिला मकान बनाएंगे, सबके पास अपना अपना पर्सनल रूम होगा, और जब खिड़की खोलेंगे ना तो ठंडी ठंडी ताज़ी हवा घर में आएगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। और अपने मकान का नाम पता है क्या रखेंगे? रिवर व्यू रेसिडेंस। एजेंट की बातों में आकर विजय नदी के उस पार की ज़मीन खरीद लेता है और जल्दी ही उसमें मकान बनवाने का काम शुरू भी करा देता है। कुछ ही समय में विजय का मकान बनकर तैयार हो जाता है और शहर के बीचों बीच बने अपने मकान को किराए पर देने के बाद वे लोग अपने नए रिवर व्यू रेसिडेंस में आकर रहने लगते हैं। थैंक यू सो मच विजय, इतना सुंदर मकान बनवाकर तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है।
मैं कितनी 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 खुश हूँ तो मैं बता नहीं सकती। तुम्हें ये खुशी देने के लिए मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है डार्लिंग। मेरा पीएफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट, यहाँ तक कि पापा के रिटायरमेंट के पैसे सब इस मकान में लग गए। उम्मीद है अब तुम खुश हो गई होगी। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना मुझसे? शिकायत कैसी? मैंने कहा तो सही कि तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। विजय बेटा, अपने मकान का रेंट एग्रीमेंट बनवाया है ना तुमने? आजकल किराएदार भी कम नहीं है। माँ तुम चिंता मत करो, 1 साल का रेंट एग्रीमेंट बन गया है। 1 साल से पहले अब वो किराएदार मकान छोड़कर भागेगा नहीं। साल भर के बाद देखते क्या होता है। अरे आप तो ऑफिस जाने के लिए निकले थे ना, वापस क्यों आ गए? कुछ हुआ क्या? अरे होगा क्या, वो बोट वाले ने बोट में बिठाने से मना कर दिया। वहाँ तो लोगों की लाइन लगी हुई थी। एक बार में बस 10-12 लोग ही चढ़ पाया, बाकी लोग खड़े मुँह ही देखते रह गए। तो थोड़ी देर और वेट कर लेते या कोई और बोट ले लेते। अगर बोट लेना इतना आसान होता तो मैं घर वापस आता क्या? तुम एक बार जाकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि इस समय वहाँ की हालत क्या है। बोट में बैठने के लिए मारा मारी हो रही है वहाँ पर। लोगों का बस चले ना तो एक दूसरे को उठाकर नदी में फेंकते। मैं ऐसे धक्का मुक्की करके बोट में नहीं बैठ सकता था, इसलिए वापस आ गया। तो फिर ऑफिस नहीं जाओगे क्या आज? समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। दूसरी तरफ से जाऊँगा तो ऑफिस पहुँचते पहुँचते ही आधा दिन निकल जाएगा, और यहाँ तो बोट के लिए इतनी मारा मारी है कि बोट में बैठने की बारी ही नहीं आ रही है। तुम परेशान मत हो, कल से थोड़ा जल्दी निकलना, तब शायद तुम्हारा बोट में बैठने का नंबर आ जाए। और वैसे भी सिर्फ 5-10 मिनट तो लगते हैं बोट से नदी पार करने में। उसके बाद तो तुम्हारा ऑफिस बस थोड़ी ही दूरी पर है। ठीक कह रही हो तुम। मैं बॉस को फ़ोन कर देता हूँ और आज छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। देखते हैं कल क्या होता है। सुनो ना, अब आपने छुट्टी कर ही ली है तो ऐसा करो, थोड़ी सब्जियां वगैरह ले आओ। ठीक है। विजय थैला लेकर घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद यहाँ तो सब्जी नहीं मिल रही। आसपास के लोगों से पूछा तो उनका कहना है कि सब्जी लेने के लिए नदी के उस पार जाना होगा। ओहो, परेशान मत हो, नई जगह रहने आए हैं ना, धीरे धीरे ही एडजस्ट कर पाएंगे। आप ऐसा करो, हफ्ते भर की सब्जी लेते आना। दोपहर के समय बोट पर भीड़ भी कम हो जाती है, उस समय जाकर बाजार का काम निपटा लो। 2-3 घंटे के बाद विजय सब्जियों के बड़े बड़े थैले लेकर घर में घुसता है। अरे इतना टाइम कहाँ लगा दिया? और ये क्या, पूरे मोहल्ले की सब्जी यहाँ पर खरीद लाए हो क्या? सब्जी की दुकान लगाने का इरादा है क्या? अरे महारानी, रोज़ रोज़ ये नाव में बैठकर कुश्ती लड़ते हुए बाजार जाना मेरे बस का नहीं है। अब मैंने तुम्हें 10 दिन की सब्जियां लाकर दे दी है, अब 10 दिन तक इससे ही काम चलाओ, और बाजार से सामान लाने के बारे में अब से बात मत करना। अरे बहू, हाय राम, मेरी तो टांग ही टूट गई। क्या हुआ माँ जी, आप इसे लंगड़ाती हुई कहाँ से आ रही है? अरे और कहाँ से आऊँ, 24 घंटे घर में बैठे बैठे परेशान हो गई थी। मैंने सोचा ज़रा सा टहल आती हूँ। टहलने के लिए घर से बाहर निकली तो पूरी गली में पानी भरा हुआ था, उसी में फिसल गई। हाय, लगता है कि मेरे तो पैर की हड्डी चटक गई। तो जल्दी से डॉक्टर को बुला ले बहू, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ कौन सा डॉक्टर आएगा? डॉक्टर के पास जाने के लिए तो हमें नदी पार करके शहर की तरफ जाना पड़ेगा। अरे अब इंसान मर रहा होगा तो पहले वो बोट की लाइन में खड़ा होगा क्या? जाकर देख कब नाव वाला आएगा, नाव में बिठाएगा और हम डॉक्टर के पास जाएंगे। पता नहीं हमारी हिम्मत ही मारी गई थी जो नदी पार मकान ले लिया हमने। अरे कुछ तो करना लाया, कितना दर्द हो रहा है। अब क्या दर्द से मेरी जान चली जाएगी तब हिलेगी तू? अरे माँ जी, आप परेशान मत होइए, आप अंदर चलिए, मैं आपकी मालिश करके पैर पर पट्टी बांध देती हूँ, आराम मिल जाएगा। मुझे तो लग रहा है इस बार मेरे पैर का काम तमाम हो गया है। ऐसी जगह लाकर बसाया है तुम कमबख्तों ने, यहाँ तो कोई डॉक्टर तक नहीं मिल रहा। इतना अच्छा खासा मकान था हमारा शहर के बीचों बीच, 4 कदम की दूरी पर सारी सुख सुविधा थी, लेकिन इस महारानी को बड़ा मकान चाहिए था। कभी कहती है हवा नहीं आती, कभी कहती है सीलन की बदबू आती है। अब यह वीराने में पड़ी हुई है, अब तो खूब हवा आ रही है ना तुझे। माँ जी, आप बात बात पर मेरे ऊपर राशन पानी लेकर क्यों चढ़ जाती हैं? मकान बदलने की सबकी इच्छा थी, मेरे अकेले के कहने से आप लोगों ने यहाँ मकान खरीदा है क्या? ये अच्छा तरीका हुआ? कुछ अच्छा हो जाए तो क्रेडिट आपको, और कुछ बुरा हो जाए तो सारा ठिकरा मेरे सर पर फोड़ दो। देख इस समय ना मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, तू तो कुछ बोली मत, जाकर अपना काम कर। वैसे ही दर्द के मारे मेरी हालत ख़राब है। स्नेहा विजय को फ़ोन करती है और माँ जी की चोट के बारे में बताती है। विजय ऑफिस से भागता हुआ आता है और माँ को जैसे तैसे इलाज के लिए ले जाता है। कुछ दिन बाद
अरे ये तो वैसे बिन मौसम की बरसात है। अब इसमें यहाँ की हालत इतनी ख़राब हो गई तो बरसात के सीज़न में पता नहीं क्या होता होगा। अरे कुछ नहीं होगा, आप क्यों टेंशन लेते हो? जैसे अभी तक काम चला आगे भी चल जाएगा। स्नेहा और विजय को अब इस मकान में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है और बरसात का मौसम आ जाता है। जैसे ही बरसात शुरू होती है, अभी तक खूबसूरत नज़र आ रहा रिवर व्यू बदलने लगता है। नदी का पानी अब विकराल रूप लेने लगता है। अरे बेटा, ये पानी तो हमारे घर के सामने तक आ गया है। सब तरफ कीचड़ ही कीचड़ नज़र आ रहा है। चिंता मत करो माँ, 2-4 दिन की बात है। अब बारिश में तो सब जगह ही कीचड़ हो जाता है, तो फिर ये तो नदी का किनारा है। जैसे ही बारिश का मौसम जाएगा सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। शाम के समय स्नेहा को अपने बेटे के रोने की आवाज़ आती है तो वो दौड़कर घर से बाहर निकलती है। अरे वंश, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसा हाल बना कर आ रहे हो? मैं बाहर कीचड़ में गिर गया, मुझे बहुत चोट लगी है, दर्द भी हो रहा है मम्मा। बेटे की हालत देखकर स्नेहा बहुत परेशान हो जाती है। विजय, ये घर है कि आफत, रोज कुछ ना कुछ नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक परेशानी हल होती नहीं, इतने में दूसरी आ जाती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। विजय, हमने मकान खरीद कर ठीक तो किया है ना? कोई गलती तो नहीं हो गई ना हमसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी इस गलती के लिए हमें उम्र भर पछताना पड़े? अरे भाई, हमने अपना मकान बेचा थोड़ी ना, बस किराए पर दिया है। ठीक है, अगर हमें ये मकान नहीं जमेगा तो हम लोग वापस अपने मकान में शिफ्ट हो जाएंगे और इस प्रॉपर्टी को बेच देंगे। किसी तरह विजय, स्नेहा और उसका परिवार इस नदिया पार वाले ससुराल में अपने दिन बिता रहा था कि अचानक एक दिन खबर आती है कि पड़ोसी स्टेट ने अपने यहाँ का बांध का पानी छोड़ दिया है, जिसके कारण नदी में बाढ़ आ गई है और नदी का वाटर लेवल बढ़ने वाला है। देख रहे हो विजय, नदी में तो पानी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों में हमारा मकान पानी में ही डूब जाएगा। देखो, अच्छी बात भी कर लिया करो। क्यों डूब जाएगा हमारा मकान? बिल्डर अगर कोई ज़मीन बेचते हैं तो सारी चीज़ चेक करने के बाद ही बेचते हैं ना। तुम आंखों देखे सच को कैसे झुठला सकते हो? देख नहीं रहे हो, गली में घुटने तक पानी आ गया है। अब बस हमारा मकान डूबना ही बाकी रह गया है, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। विजय का दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि लाखों रुपए खर्च करके बनाया गया उसका ये मकान बाढ़ में डूबने को तैयार खड़ा है। उसी दिन अचानक सरकार की तरफ से कुछ लोग आते हैं और उन्हें नोटिस थमाकर चले जाते हैं। अरे ज़रा देख तो सही क्या लिखा है इस नोटिस में। मम्मी, इस नोटिस में तो यही लिखा है कि हमें इस मकान को तुरंत छोड़कर जाना होगा। नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। अगर हमने घर खाली नहीं किया तो हमें जान से हाथ धोना पड़ सकता है। सरकार इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। हैं? अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे हम लोग? ऐसा कैसे नोटिस थमाकर चले गए? अब क्या बताऊँ मम्मी, इस नोटिस में लिखा है कि ये घर इल्लीगल ज़मीन पर बना है। नदी के किनारे ये ज़मीन बिकाऊ नहीं है। अरे, ये तो नदी की ही ज़मीन है। गर्मियों में पानी सूख जाने की वजह से खाली मैदान नज़र आ रहा था और उस एजेंट ने हमें बेवकूफ़ बनाकर ये ज़मीन लाखों रुपए में बेच दी। सरकार तो अपनी तरफ से जो कह रही है वो ठीक ही कह रही है। अब ये वक्त ये सारी बातें सोचने का नहीं है। जो बन पड़े बैग में पैक कर लो और चलो यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि मकान के चक्कर में हमें जान से हाथ गंवाना पड़े। विजय की बात सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया था। वे लोग जल्दी जल्दी अपना कीमती सामान कुछ बैगों में पैक करते हैं और मकान को छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अपना मकान तो हम लोग छोड़कर आ गए, लेकिन अब ये बताओ कि जाएंगे कहाँ? अरे टेंशन मत लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा मकान पानी में डूबी जाए। वो तो खतरे को देखते हुए आसपास की बस्तियाँ खाली करा ली जाती है। भगवान ने चाहा तो 1-2 दिन में वाटर लेवल कम हो जाएगा और हम लोग वापस अपने घर में चले जाएंगे। तब तक के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ चलते हैं, क्योंकि होटल में रुकने का तो मेरा बजट है नहीं। पिछले महीने में इतनी छुट्टियाँ हो गई है मेरी कि ऑफिस की आधी सैलरी तो छुट्टियों के नाम पर ही कट जाती है। विजय, स्नेहा और उसका पूरा परिवार अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पहुँच जाते हैं और 2-3 दिन वहाँ पर रहकर पानी के नॉर्मल होने का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन उन बेचारों की किस्मत वाकई बहुत ख़राब थी। अगले 2 दिनों के अंदर ही नदी का वाटर लेवल और बढ़ जाता है और उनका रिवर व्यू मकान आधे से ज़्यादा पानी में डूब जाता है। देखो कौशल्या बहन, हमें लगता है इतनी जल्दी आपका मकान रहने लायक कंडीशन में नहीं आने वाला। भाई देखिए, हमारे भी तो 2 ही कमरे का मकान है, बड़ी समस्या हो रही है। आप लोग बुरा ना माने तो अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लीजिए। अब ऐसा करिए ना, कहीं पर किराया पर मकान ले लीजिए। अरे 2-2 मकान है हमारे पास और हम जाकर किराए के मकान में रहेंगे?
ऐसा करते हैं, अपने किराएदारों को बोलकर मकान खाली करवा लेते हैं। हम वापस अपने शहर वाले मकान में रहने चले जाएंगे। हमारा राज नहीं चल रहा है। पूरे 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हमने, तो पूरे 1 साल का किराया देना पड़ेगा किराएदार को। है क्या तुम्हारे पास इतना पैसा कि 1 साल का किराया उनको लौटा सकूं? अरे बेटा तुम चिंता मत करो, सरकार जिन लोगों से बाढ़ की वजह से मकान खाली करवाती है ना, उनको अपनी तरफ से दूसरा मकान रहने के लिए भी देती है। तो ऐसा कर बेटा, सरकारी दफ्तर में जाकर अर्जी लगा दे कि बाढ़ की वजह से हमारा मकान डूब गया, इसलिए सरकार हमें रहने के लिए दूसरा मकान दिलवाए। माँ की बात सुनकर विजय सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने लगता है। देखो, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट यहाँ जमा करवा दो। पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सरकार आप लोगों के पुनर्वास के बारे में सोचेगी। विजय बड़ी उम्मीद के साथ सारे कागजात सरकारी दफ्तर में जमा करवा देता है और अफसर के कहे अनुसार 2 महीने के बाद सरकारी दफ्तर में लौटता है। सर बताइए ना, मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ? हमारे सर से तो छाती छीन गई। मेरा एक बेटा है, माँ है, पत्नी है। महंगाई का ज़माना है, आप ही बताइए सर, गरीब आदमी कैसे मैनेज करेगा? मकान का किराया देते देते कमर टूट गई है मेरी। सरकारी प्रक्रिया में झूठ बोलने का अंजाम जानते हो तुम? कोई बेसहारा नहीं हुए हो, हमें सब पता है। शहर में अपना मकान है तुम्हारा और यहाँ आकर झूठा ड्रामा कर रहे हो कि तुम्हारे सर से छत छिन गई। तुम्हारे जैसे फ्रॉड लोगों के लिए सज़ा का इंतज़ाम है कानून में। पुलिस को बुलाकर तुम्हें उनके हवाले कर दूं या तुम अपने आप से जाते हो? विजय के पास अब और कोई चारा नहीं बचा था। बेचारा अपनी किस्मत को दोष देते हुए वहाँ से वापस अपने घर लौट जाता है और किराए के मकान में रहने लगता है। 1 साल बाद, माँ जी, हमें अपना मकान तो वापस मिल गया किराएदारों से, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इस मकान की कंडीशन किराएदारों ने पहले से भी ज़्यादा ख़राब कर दी है? पहले तो फिर भी ठीक था, अब तो यहाँ पर बैठना भी मुश्किल हो रहा है। कितनी घुटन है ना यहाँ। चुप करो, एकदम खबरदार। जो एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला